हेलो एवरीवन, हम हिस्ट्री कर रहे थे। हिस्ट्री में हमने लास्ट स्टार्ट कर दिया था हिंदू यवन शासक यानी कि भारत पर बाहरी शक्तियों का आक्रमण। उसमें हम यवन साम्राज्य खत्म कर चुके हैं। यवन साम्राज्य कौन थे भाई? जो सिकंदर के सेनापति थे, सेल्यूकस निकेटर, उनके वंशज ही थे, यानी कि वही थे। सबसे पहले विदेशी आक्रमण करता कौन थे भाई? सिकंदर थे। ठीक है, उसके बाद जो आपके सेल्यूकस निकेटर थे वो रहे, फिर उनके वंशज रहे। तो हमने यवन साम्राज्य कंप्लीट कर लिया था। जैसे हिंद यूनानी थे, हिंद यूनानी ये यवन साम्राज्य वाले थे। इन्होंने कौन सी आर्ट स्टार्ट की थी? हेलेस्टिनिक आर्ट स्टार्ट की थी। जैसे पर्दा प्रथा इनके टाइम पे प्रचलन पे आ गया था। ठीक है, और जैसे सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे, हिंद यूनानियों ने चलाए थे। पर्दा प्रथा को उस टाइम पे क्या बोला जाता था? यवनिका। हमने ये खत्म कर दिया था कंप्लीट हिंदू यूनानी। आज हम क्या स्टार्ट करते हैं भाई? शक शासक। तो देखिए, शक शासक स्टार्ट करें, फिर चलो करते हैं हम लोग अब शक शासक। समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा कि ये कहाँ से क्या क्या चीज़ हुई थी। शक शासक, वैसे ना इस बारे में भी मैं आपको थोड़ा लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, जाके उसको देखना। शक शासक कौन थे भाई? ये यूनानियों के बाद आए थे। यूनानियों के बाद भारत आए। ठीक है, ये लोग कैसे थे भाई? ये चारागाह की तलाश में आए थे। किस उसमें आए थे? ये चारागाह की तलाश में ये भारत आए थे। और भारत में ये कहाँ से प्रवेश करते हैं भाई? कहाँ से प्रवेश करते हैं ये लोग? गोलन दर्रे से। कहाँ से प्रवेश करते हैं? गोलन दर्रे से। वैसे ना इनकी उत्पत्ति के बारे में एक चीज और बोली जाती है कि शक कौन से थे भाई? वैसे कौन थे ये? सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली एक जाति थी। कौन सी जाति थी? शक जाति। कौन थे भाई ये? सीरिया से आए थे। ठीक है, इनकी उत्पत्ति ऐसे बोला जाता है कि दूसरी शताब्दी के आसपास। ठीक है, दूसरी शताब्दी के आसपास क्या हुआ था भाई? मध्य एशिया। मध्य एशिया सभी जानते हो। मध्य एशिया में एक खाना बदोश टाइप के लोग थे। ठीक है, क्या होता था भाई मध्य एशिया में? जो खाना बदोश लोगों ने ना यूएचिया एक जाति थी। इनकी जाति को बोला जाता था क्या? यूए ची, या इन्हीं को बोला जाता था यूए जी। ठीक है, ये एक जाति थी। इनको क्या कर दिया भाई? वहां से निकाल के फेंक दिया। और फिर इन्होंने क्या किया? ये लोग चीन में आ गए। इन्होंने चीन में आके क्या किया? जो चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो बाउंड्री है, वहां से भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि यहाँ पे ये भारत पर आक्रमण करने के लिए मजबूर हो गए थे। और इन्हीं को बाद में क्या बोला जाने लगा था भाई? कुषाण वंशज के नाम से इनको जाने लगा था कि भाई ये कुषाण वंशज हैं। जैसे ना शकों ने पार्थिया और बैक्ट्रिया पर भी आक्रमण किया था, और जो पार्थियन राजा थे उनको इन्होंने पराजित किया था। किनको पराजित किया था भाई? पार्थियन राजा को पराजित किया था। और इन्होंने किस किस पे अटैक किए थे? पार्थिया और बैक्टीरिया पे अटैक किए थे। और फिर इसके आगे क्या हुए भाई? ये भारत में एंटर होते हैं। भारत में कहाँ से एंटर होते हैं? गोलन दर्रे से। कहाँ से एंटर होते हैं भाई? ये गोलन दर्रे से। कहाँ से एंटर होते हैं? गोलन दर्रे से। ठीक है, आपको क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं ये? एक तो ये पूछेंगे कि शक किसके बाद आए थे भाई? यूनानियों के बाद आए थे। किस वजह से आए थे? चारागाह की तलाश में आए थे। भारत में कहाँ से प्रवेश करते हैं? गोलन दर्रे से प्रवेश करते हैं। कहाँ से प्रवेश करते हैं भाई? गोलन दर्रे से प्रवेश करते हैं। शक थे कौन? ये लोग थे कौन भाई? शक थे कौन? सीरिया के ना, सीरिया के उत्तर में ये रहते थे। ठीक है, उत्तर में निवास करने वाली एक जाति थी। जाति अभी बताइए आपको कौन सी जाति थी? यूएची। ठीक है भाई, और फिर क्या होता था भाई? ये लोग है ना पशुपालन को बढ़ावा देते थे। पशुपालन को बढ़ावा देते थे। इन्होंने देखा हाँ इंडिया में घास फूस और ये भाई ऐसी फर्टाइल लैंड वगैरह है, तो ये क्या आते हैं भाई? चारागाह की तलाश में भारत आ जाते हैं। भारत में ये यूनानियों के बाद आए, और भारत में आते ही क्या होता है भाई? शक के साथ भारत में आते ही ये 5 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। कितनी शाखाओं में बढ़ जाते हैं भाई? 5 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। कितनी शाखाओं में बढ़ जाते हैं? 5 शाखाओं में ये लोग बट जाते हैं। पहले ये कौन कौन सी शाखाओं में बटे भाई जो शक शासक थे? यहां पे लिख दूं मैं दोबारा इसको। कौन सी 5 शाखाएं थी इनकी? शक शासन। ठीक है, कैसे बढ़ जाते हैं भाई ये?
एक तो बढ़ जाते हैं ये अफगानिस्तान, और दूसरा बढ़ जाते हैं ये क्षत्रप। ठीक है, होते ये भी शक हैं और होते ये भी शक हैं भाई, दोनों ही शक हैं। बट क्या है, ये अफगानिस्तान शक थे। इनको भारत में आते ही इनको किस नाम से बोला गया? क्षत्रप। ठीक है, भारत के शकों को ही क्या बोला जाता है? क्षत्रप। क्या बोला जाता है भाई? भारत के शकों को क्या बोला गया? क्षत्रप। और फिर क्या होता है, जो ये क्षत्रप है, अफगानिस्तान को तो छोड़ दो, हमें अफगानिस्तान से मतलब नहीं, हम तो भारत का पढ़ेंगे अब। ठीक है, जो ये क्षत्रप है आगे जाके फिर क्या होता है भाई, ये दो भागों में फिर विभाजित हो जाता है। कौन कौन से भाग में विभाजित होता है? एक तो पश्चिम क्षत्रप, और दूसरा ये विभाजित हो जाता है भाई उत्तरी क्षत्रप में। किसमें विभाजित हो जाता है? उत्तरी क्षत्रप में। फिर क्या होता है भाई, जो आपका पश्चिमी क्षत्रप है ये भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से भाग में विभाजित हो जाता है भाई? ये हो जाता है नासिक के शक, और उज्जैन के शक। ठीक है भाई, और जो आपका उत्तरी क्षत्रप है ये किस किस में विभाजित हो जाता है भाई? तक्षशिला और मथुरा। ये किस में हो जाता है भाई? तक्षशिला के शक और मथुरा के शक। ठीक है भाई, तो देखो क्या होता है भाई, शक शासन जब आता है भारत की साइड तो पहले ये दो भागों में विभाजित होता है। किस किस में? अफगानिस्तानी शक और क्षत्रप में 5 शाखाओं में बढ़ते हैं। जो आपके ये क्षत्रप हैं ये भारत में आके किन किन दो भागों में बढ़ गए? पश्चिमी क्षत्रप और उत्तरी क्षत्रप। फिर पश्चिमी वाले किस में बट गए भाई? नासिक के शक और उज्जैन के शक। और उत्तरी क्षत्रप किस में बट गए? तक्षशिला और मथुरा में। तो टोटल कितने हो गए भाई? देखो काउंट करो, 1 2 3 4 और एक आपका अफगानिस्तान शक। तो टोटल कितनी शाखाओं में बट गए भाई? ये 5 शाखाओं में बट गई। कौन कौन से में? अफगानिस्तान, तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन के शक। ठीक है, भारत में इनको क्या बोला जाने लगा था? क्षत्रप। क्या बोला जाने लगा था? क्षत्रप। 5 शक आपको याद हो गए अच्छे तरीके से कि भी 5 शाखाएं कौन कौन सी थी। जैसे अफगानिस्तान क्षत्रप हो गया। ठीक है, भारत में जो आए उनको क्षत्रप बोला गया। फिर क्षत्रप भी दो भागों में विभाजित हो गए। उत्तरी में जो उत्तरी क्षत्रप में कौन कौन से आगे? आपके तक्षशिला और मथुरा आगे थे। और जो आपका फिर पश्चिमी क्षत्रप था इसमें नासिक और उज्जैन के शक आगे थे। अफगानिस्तान को हम नेग्लेक्ट करते हैं, इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अपने भारत के क्षत्रपों में से सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट किससे करते हैं? तक्षशिला से करते हैं। देखो तक्षशिला से ना एग्जाम में एक चीज आती है, क्या कि पहला शक शासक उसका क्या नाम था? यहां लिख दें भाई तक्षशिला। यहां से स्टार्ट करते हैं। तक्षशिला, तक्षशिला का पहला शासक यानी कि पहला शक शासक कौन था भाई? पहला शक शासक कौन था भाई? पहला शक शासक। इनको है ना मऊ भी बोला जाता है और इन्हीं को माउस भी बोला जाता है और इनको एक अन्य नाम से भी बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है भाई? मोगा। ठीक है, और किस नाम से बोला जाता है? मोगा। ठीक है, पहले शक शासक कौन थे भाई? मऊ, जिनको माउस के नाम से भी जाना जाता है और मोगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप कैसे याद करोगे? याद हो जाएगा इजली भाई ये। ठीक है, कि शकों का पहला राजा कौन था भाई? माउस, बिल, चूहा। ठीक है, चूहा। ऐसे नहीं बोलना चाहिए पर याद करने के लिए बोल दो। ठीक है भाई, फिर देखो उसके बाद वैसे ना इनके जो राजा हैं वो एक लिस्ट में आपको मैं बाद में दूंगी। अभी जैसे जो तक्षशिला के थे पहले शक शासक थे कौन थे? मऊ यानी कि माउस, और इन्हीं को क्या बोला जाता था? मोगा। फिर जैसे मथुरा था, मथुरा, ये शक जो मथुरा के शक है ना ये पहले कहाँ रहते थे भाई? मालवा में रहते थे। कहाँ रहते थे भाई? मालवा का पठार सुना है ना एमपी में, ये लोग वहां रहते थे एमपी में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक मालवा में एक वहां के एक राजा थे। वहां पे एक जगह है ना उज्जैन, उज्जैन के एक राजा थे भाई। इन राजा का नाम आज तक पता ही नहीं क्या नाम है, गुमनाम थे। इनका सिर्फ ये पता था कि इन्होंने ना विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। जो ये उज्जैन के राजा थे इनका नाम आज तक किन्हीं को नहीं पता। इनको ऐसे बोला जाता है उज्जैन के स्थानीय राजा।
ठीक है, इनका नाम किसी को नहीं पता। इनको क्या उपाधि दी हुई थी भाई? विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी इनको। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। और आज तक टोटल विश्व में कितने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की है, कितने राजाओं ने की है भाई? 14 ने की है। सबसे पहले कौन थे आपके, या सबसे प्रमुख विक्रमादित्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, ठीक है, जो मौर्य वंश से थे। और सबसे लास्ट कौन थे भाई आपके? हेमू हेमचंद्र। कौन थे? हेमू हेमचंद्र। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि कब ग्रहण की थी? जब इन्होंने 1556 में दिल्ली पे कब्जा किया था मुगलों को, यानी कि हुमायूं मर गया था। हुमायूं जो इनका गवर्नर था तारदी खां, वो युद्ध में भाग गया था बीच में ही। तब इन्होंने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? विक्रमादित्य। ठीक है भाई, टोटल आज तक कितने राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की है? 14 ने की है। तो जो ये उज्जैन शासक थे ना, इन्होंने ना मालवा के जितने भी शक थे, मालवा के शकों को भगा दिया हरा के। और फिर क्या होता है भाई, ये मालवा वाले जो लोग हैं, ये मालवा वाले लोग इतनी दूर भागे, कितनी दूर भागे भाई? जाके ये मथुरा जा पहुंचे। ठीक है, ये मथुरा चले गए वहां से भाग के। अब इनको मथुरा जाने के बाद क्या बोला जाने लगा? मथुरा के शक। क्या बोला जाने लगा भाई इनको? मथुरा के शक। और जो ये मथुरा के शक का टाइम है ना, इसी टाइम को हम क्या नाम देते हैं भाई? इस टाइम पीरियड को हम क्या नाम देते हैं? 58 बीसी या 57 बीसी। ठीक है, और 58-57 बीसी सबको पता है ये टाइम कौन सा था? इस टाइम क्या हुआ था? ये कौन सा संवत आया था इस टाइम पे? इसे हम किस संवत के नाम से जानते हैं? विक्रम संवत। किस नाम से जानते हैं भाई? विक्रम संवत। ठीक है, और विक्रम संवत का दूसरा नाम क्या है भाई? विक्रम संवत का दूसरा नाम, अब है ना शक संवत गया होगा सबके दिमाग में कि शकों का है, तो शक के राजा के टॉपिक में कर रहे हैं, शक शासन में कर रहे हैं, तो शक संवत ही होगा। नहीं भाई, शक संवत नहीं था। इसका दूसरा नाम क्या था? मालव संवत। मालव संवत। इसको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है भाई, विक्रम संवत का दूसरा नाम क्या है? मालव संवत। इसको किस उस वजह से जाना गया? जो उज्जैन राजा ने मालवा से शकों को भगाया था ना, तो जो उज्जैन का शासक था उसने विक्रम संवत स्टार्ट किया था। ठीक है भाई, ठीक है, उनके उस पे इसको क्या बोला जाता है? विक्रम संवत। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है भाई? मालवा संवत। ठीक है, कैसे शुरुआत क्यों हुई थी? जो उज्जैन के शासक थे उन्होंने शकों को हराया था। और है ना, ये जो आपका विक्रम संवत है ना, ये एकमात्र ऐसा संवत है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का है। ठीक है, मान लो आपके 4 संवत है, विक्रम संवत और हिजरी संवत और ये शक संवत आ जाए आपके, और आपको ये कह दे कि इनमें से भिन्न कौन सा है, तो आप क्या करोगे? विक्रम संवत। क्यों? क्योंकि ये आपके ईसा मसीह के जन्म से पहले के, और सारे कैसे हैं भाई? एडी के हैं, और सारे ईसा ईस्वी के हैं, और ये ईसा पूर्व है। इस चीज को अपने माइंड में रखना। ठीक है, फिर आप आगे देखो, नेक्स्ट हम करते हैं उज्जैन के शक। उज्जैन के शक। उज्जैन के शक कौन थे भाई? इनके प्रतापी राजा कौन थे? इनके प्रतापी राजा कौन थे भाई उज्जैन के? आप सबने नाम सुना है रुद्रदमन प्रथम का, सुना है ना भाई रुद्रदमन प्रथम का नाम? रुद्रदमन प्रथम का नाम किस लिए सबसे ज्यादा है? किस अभिलेख में मिलता है भाई? ठीक है, इनका कौन सा अभिलेख है? कौन सा अभिलेख था इनका? कौन सा अभिलेख था भाई? जूनागढ़ का अभिलेख। कौन सा अभिलेख था भाई? जूनागढ़ का अभिलेख। और जूनागढ़ के अभिलेख से हमें किस झील का पता चलता है? सुदर्शन झील का। किस झील का पता चलता है भाई? किस झील का वर्णन है? सुदर्शन झील का वर्णन है। और ये बोला जाता है कि जो रुद्रदामन प्रथम है, इन्होंने सुदर्शन झील का क्या करवाया था भाई? पुनरुद्धान करवाया था। ठीक है, पुनरुद्धान करवाया था। और इस टाइम इनके जो गवर्नर थे वो कौन थे भाई? रुद्रदमन के गवर्नर थे सुविशाख। ठीक है, सुविशाख ने इसका निर्माण करवाया, पर किसके कहने पे करवाया? आपके रुद्रदमन प्रथम के। अब देखो, सुदर्शन जो झील है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, या थोड़ा सा अब इसको एक बार रिवाइज कर ले, हमने जितना किया है। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते। शक शासक,
यूनानियों के बाद आए थे, चारागाह थे, भारत में गोलन दर्रे से प्रवेश करते थे। ये सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली एक जाति थी, यूएची, उसके थे ये। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। पशुपालन के लिए चारागाह के लिए ही ये भारत में आए थे। शक शासन भारत में आते यानी कि हिंदुस्तान के एरिया में प्रवेश करते ही 5 शाखाओं में बटे। किस किस में बटे? अफगानिस्तान में और शत्रप। शत्रप भारत में बोले जाते थे। शत्रप 2 भागों में बटे, पश्चिमी शत्रप और उत्तरी शत्रप। पश्चिमी शत्रप में कौन कौन आ गया भाई? आपके नासिक के शक और उज्जैन के शक। और उत्तरी शत्रप में कौन कौन से आगे थे भाई? आपके तक्षशिला के शत्रप और मथुरा शत्रप। तो हम पहले तक्षशिला के देखते। तक्षशिला में कौन कौन से थे भाई? पहले जो इनके शासक थे, शक शासक मऊ, जिनको हम माउस के नाम से भी जानते हैं और मोगा नाम से भी जानते हैं। फिर आपका मथुरा। मथुरा वाले पहले कहाँ रहते थे भाई? मालवा के पठार पे रहते थे, एमपी में है जो। और जो यहाँ का एक स्थानीय राजा था उज्जैन का, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, उसने इन शक शासकों पर हमला कर दिया और ये शक शासक यहाँ से भागकर कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। तब से इनको क्या बोला जाने लगा? मथुरा संवत। और इसी टाइम पे आपका विक्रम संवत आया था। विक्रम संवत का दूसरा नाम क्या है भाई? मालव संवत। ठीक है। उज्जैन के शक में क्या है? इनका एक प्रतापी राजा कौन से होते थे भाई? रुद्रदामन प्रथम होते थे। रुद्रदामन प्रथम ने किस अभिलेख का निर्माण करवाया था भाई? जूनागढ़ के अभिलेख का। जूनागढ़ के अभिलेख में किस चीज का वर्णन है? सुदर्शन झील का वर्णन है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किन्होंने करवाया था भाई? रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। इस टाइम इनके गवर्नर कौन थे? सुविशाख थे। कौन थे? सुविशाख थे। एक बार आपको समझा दूं, उसके बाद हम इसके नोट्स भी करेंगे। देखिए, जो सुदर्शन झील है, यूपीएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा कि सुदर्शन झील पे कितने राजाओं ने कार्य किया? कितने राजाओं ने कार्य किया था भाई? 4 ने किया था। कौन कौन शासक संबंधित थे? ये क्वेश्चन आया था। सुदर्शन झील देखो अब कहाँ पे है? गुजरात में है भाई। कहाँ पर है? गुजरात में है। इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त के गवर्नर थे। कौन थे चंद्रगुप्त के गवर्नर? कौन थे भाई इनके गवर्नर? पुष्य मित्र वैश्य। ठीक है, इनके गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने इसका निर्माण करवाया। फिर क्या होता है भाई? इसका पुनरुद्धार किसने करवाया? इनके पोते ने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते कौन थे भाई? अशोक। अशोक ने इनका पुनरुद्धार करवाया। अशोक के गवर्नर कौन थे उस टाइम पे? कौन थे भाई? अशोक के गवर्नर कौन थे? कौन थे? तुशाशप। कौन थे भाई? तुशाशप। फिर दोबारा पुनरुद्धार कब हुआ भाई? दोबारा पुनरुद्धार किसने करवाया? शक राजा रुद्रदमन प्रथम ने। इनके अभी हम गवर्नर करके ही आए थे। इनके गवर्नर कौन थे भाई? इनके गवर्नर कौन थे? सुविशाख। और इसके बाद फिर दोबारा पुनरुद्धार किसने करवाया भाई? गुप्त काल के सिकंदर गुप्त ने। किसने? सिकंदर गुप्त ने। सिकंदगुप्त ने, सॉरी, सिकंदरगुप्त ने नहीं, सिकंदगुप्त ने। सिकंदगुप्त ने। जो ये सिकंदगुप्त थे, इनके गवर्नर कौन थे भाई? इनके गवर्नर कौन थे? पर्णदंत। कौन थे? पर्णदंत। तो क्वेश्चन आ जाए, ये बताओ कि सुदर्शन झील कितने वंश से रिलेटेड है? कितने वंश से होगी भाई? 3 वंश से होगी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दोनों मौर्य वंश से हो गए। फिर शक वंश से आपके रुद्रदमन हो गए। फिर आपके गुप्त काल से सिकंदगुप्त हो गए। तो कितने वंश हो गए? 3। और राजा कितने हो गए? 4। कौन कौन से हो गए भाई? चंद्रगुप्त मौर्य, राजा अशोका, राजा रुद्रदमन प्रथम और आपके गुप्त काल के सिकंदगुप्त। इतना आपको समझ में आ गया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। शक शासकों में जो राजा थे, शक शासकों के जो राजा थे, एक बार हम वो देख लेते हैं। इनके राजा कौन कौन से थे भाई? जो आपके मोस थे या माउस थे, इन्होंने शक संवत की स्टार्टिंग की भारत में। इनका शासनकाल कब से कब तक का माना जाता है भाई? 9850 से लेके इनका माना जाता है 60-57 बिफोर क्राइस्ट तक। फिर आगे थे, इनके बाद आगे थे अजेस। इनके बाद कौन आगे थे? अजेश प्रथम आगे थे। इनके अजेश प्रथम के बाद आए थे अजिलिसेस, या इन्हीं को क्या बोला जाता था? अजेस द्वितीय। क्या बोला जाता था? अजेस द्वितीय। इनके बाद कौन से आए?
नहपाना, कौन आए? नहपाना। नहपाना के बाद कौन आए थे भाई? चस्ताना। चस्ताना का टाइम पीरियड बोला जाता है 78 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी तक, जब आपका शक संवत आया था। ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या आया भाई? रुद्रदामन। ठीक है। उसके बाद कौन आए? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम के बाद इनकी कहानी खत्म हो गई थी। ये आए थे 130 ईस्वी से लेके 150 ईस्वी तक। समझ में आ गया भाई इतना? आई होप इतना आपको समझ में आ गया शक शासन क्या था, क्या चीज थी। अब हम इसके नोट्स कर लेते हैं। ठीक है। देखिए अब शक शासक मेयस या माउस, ठीक है, या मोगा या मऊ, बहुत नाम है भाई इनके। भारत में इंडो सिथियन, सिथियन किसको बोला जाता है? सीरिया को ही बोला जाता है भाई। ठीक है। शासन स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था। शक 5 विशिष्ट शाखाओं में विभाजित हो गए थे। कौन कौन से में हो गए थे भाई? अफगानिस्तान, फिर आपका जो तक्षशिला और मथुरा था, ये कौन से भाग में थे दोनों भाई? कौन से भाग में थे ये? अभी आपको पीछे करवा के आई हूं। कौन से भाग में आ गए थे भाई ये दोनों, तक्षशिला और मथुरा? कौन से भाग में थे भाई ये? उत्तरी भाग में। कौन से भाग में थे? उत्तरी क्षत्रप में थे। कौन से क्षत्रप में थे भाई ये? उत्तरी क्षत्रप में थे। ठीक है। पश्चिमी भारत और आपकी जो उज्जैन, और पश्चिमी भारत का मतलब इन्होंने नासिक का बोल दिया। ठीक है भाई। नासिक और उज्जैन, तक्षशिला और मथुरा, और अफगानिस्तान में ये 5 शाखाओं में बट गए थे। शकों की इस सभी विशिष्ट शाखाओं के मध्य और पश्चिमी भारतीय शाखाएं प्रमुखता तक पहुंची। कौन कौन सी पहुंची भाई? मध्य और पश्चिमी भारतीय शाखाएं, यानी कि 4 शाखाएं। अफगानिस्तान वाली इतनी ज्यादा नहीं पहुंची थी, इनकी 4 शाखाएं ज्यादा पहुंची थी। अन्य शक शासकों की तुलना में भारत में अधिकतम समय तक शासन करने में सफल रहे थे ये लोग। राजा माउस को राजा मोगा भी कहा जाता है। जो माउस थे उन्होंने भारत में पहला शक यानी कि इंडो सिथियन शासक का श्रेय दिया जाता है। किसको? राजा माउस को। और उन्होंने गंधार क्षेत्र पर शक शासन की स्थापना की। गंधार, गंधार का मतलब यहाँ क्या हो गया भाई? आपका तक्षशिला। ठीक है। यानी कि आपका जो आज का पाकिस्तान है। ठीक है। गंधार क्षेत्र पर शक शासन की स्थापना की, जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में है। राजा मोका ने सिरकप, सिरकप मतलब वर्तमान पंजाब और पाकिस्तान में अपनी राजधानी बनाई। क्या राजधानी बनाई भाई? सिरकप एरिया को। इन्होंने झेलम नदी पर पार इंडो यूनानियों के विरुद्ध कई असफल आक्रमणों का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान बड़ी संख्या में किस चीज के सिक्के चलवाए भाई? तांबे के सिक्के। जबकि यवनों ने कौन से सिक्के चलवाए थे भाई? हिंदू यूनानियों ने सोने के सिक्के और शीशे के सिक्के, और शीशे के सिक्के तथा तुलनात्मक रूप से कम चांदी के सिक्के जारी किए। उनके सिक्कों में प्रयुक्त भाषाएं, सॉरी भाई, शीशे के सिक्के चलवाए थे सातवाहनों ने। हिंदू यूनानियों ने किसके चलवाए थे? सोने के। उनके सिक्कों में प्रयुक्त भाषाएं ग्रीक और खरोष्टी लिपि की थी। किसके? शकों के सिक्कों में। सिक्कों पर बौद्ध और हिंदू धर्मों के भारतीय देवताओं के चित्र और प्रतीक भी अंकित हैं। किसमें है भाई? शकों के सिक्कों पर। प्रसिद्ध तक्षशिला ताम्रपत्र शक राजा मोगा के शिलालेखों से संबंधित है। कहाँ के? तक्षशिला ताम्रपत्र। और इनमें खरोष्टी लिपि की सटीक जानकारी दी गई है। वर्तमान उन्होंने जो गंधार एरिया है भाई, जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, यहाँ पे इन्होंने शासन किया था। आप है ना तक्षशिला से ही याद रखो इसको आप। ठीक है। उसने इंडो यूनानी क्षेत्रों पर आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। उसकी राजधानी कौन सी थी भाई? सिरपक। माउस द्वारा जारी किए गए सिक्के पाए गए हैं, इनमें हिंदू बौद्ध के प्रतीक माने जाते हैं। और किस लिपि का उपयोग किया भाई? ग्रीक और खरोष्टी भाषा का उसमें उपयोग किया गया है। उनके पुत्र एजेश प्रथम या अजेश प्रथम, ठीक है भाई, इंग्लिश वाले एजेस बोल देते हैं, हिंदी वाले अजेश बोल देते हैं। प्रथम हिप्पोस्ट्रेटोस को हराकर शेष इंडो यूनानी क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। किसको हराया था भाई? हिप्पोस्ट्रेटोस। ये कौन थे? आपके हिंदू यूनानी थे। माउस के बाद उनके बेटे कौन आते हैं? अजेज प्रथम आते हैं, जिन्होंने गद्दी संभाली। अजेज ही वह व्यक्ति था जिसने वास्तव में भारत में इंडो ग्रीक शासन को समाप्त किया था। क्योंकि जो माउस थे वो तो हर
अपने आक्रमण में असफल रहे थे। किन्होंने लास्ट हिंदू यूनानी को मारा था भाई? अजेश प्रथम ने मारा था। तो इनको ही बोला जाता है कि इंडो ग्रीक शासन इन्होंने समाप्त किया था। किन्होंने? अजेश प्रथम ने, जो माउस के बेटे थे। ठीक है, इन्होंने लंबे संघर्ष के बाद ग्रेको इंडियन राजा कह दो, या आप इनको क्या कह दोगे? ग्रीक इंडियन या इंडो यूनानी राजा भी बोल सकते हैं। राजा हिप्पोस्ट्रेटस को हराया था और उसके अवशेषों को शक साम्राज्य में शामिल कर लिया था। उन्होंने 58 ईसा पूर्व में अजीज संवत की शुरुआत की। अजीज संवत की स्टार्टिंग कब हुई भाई? 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, अजीज संवत, या इसी को हम क्या बोलते हैं? विक्रम संवत बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मालव संवत। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? मालव संवत बोलते। किन्होंने स्टार्ट किया था? ये अजीज प्रथम ने स्टार्ट किया था। अजेस प्रथम का उत्तराधिकारी अजिलिसेस प्रथम था, या इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं भाई? अजेस द्वितीय भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, कुछ सिक्के जो अजीज सेकंड थे इन्होंने संयुक्त रूप से जारी किए थे। कुषाण साम्राज्य से प्राज्य के बाद अजीज द्वितीय को इस युग का शक वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। किसमें? कुषाण साम्राज्य से प्राज्य के बाद। ठीक है, उससे पहले इन्होंने भारत पे अपना पूरा राजपाट चला रखा था। जो अजीज द्वितीय थे इनको क्या बोला जाता है भाई? शक वंश का महान शासक बोला जाता है लास्ट, क्योंकि कुषाण साम्राज्य से अब इनकी प्राज्य हो गई थी और फिर इसी के बाद इनको क्या बोला जाने लगा? कुषाणों के ये वंशज है भाई। राजा नहपान के अधीन शक साम्राज्य एक बार फिर प्रमुखता से उभरा, क्योंकि अजीज द्वितीय के टाइम पे हार गए थे, लेकिन नहपान ने दोबारा स्टैंड किया भाई। महाराष्ट्र और सातवाहनों के विभिन्न शिलालेखों से उनका उल्लेख मिलता है कि मध्य और पश्चिमी क्षत्रप किनको बोला जाता था भारत में? शकों को ही बोला जाता था। प्रमुखता का प्रमाण है वह उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दो महान शक क्षत्रपों राजवंशों में से एक के प्रवर्तक हैं, जिनको क्या बोला जाता है भाई? क्षरात वंश। कौन सा बोला जाता है? अक्षरात वंश। बाद में सातवाहन वंश के राजा जो गोमती पुत्र सातकर्णी थे, इन्होंने इनको पराजित कर दिया था। और नहापान के बाद अब कौन राजा बनते हैं भाई? चष्टाना। ठीक है, नहापान के बाद कौन आते हैं भाई? चष्टाना, या चष्टाना बोल देते हैं। चष्टाना भी इन्हीं को बोलते हैं। पश्चिमी क्षत्रपों पर शक राजा चष्टाना का शासन था। कहाँ पर था भाई? पश्चिमी एरिया में। पश्चिमी के कौन कौन से थे भाई? पश्चिम के कौन कौन से क्षत्रप थे भाई? नासिक और उज्जैन। नासिक और उज्जैन कौन से थे क्षत्रप? पश्चिमी क्षत्रप थे। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी भाई? उज्जैन। और इसके राजा कौन थे आपके? चष्टान थे। ठीक है भाई। टोलेमी ने जो राजा चष्टान थी इनकी बहुत प्रशंसा की और उन्हें क्या नाम दिया भाई? टेस्टेनीज या टियास्थनीज। ठीक है, टेस्टेनीज टियास्थनीज किन्होंने कहा इनको? टोलेमी ने कहा। किसको कहा भाई? चष्टाना को। किसको कहा? चष्टाना को। ठीक है भाई। नहपान के बाद वह उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दूसरे महान राजवंश का प्रवर्तक था कोई भद्रमुख वंश। वहां के भी इनको बोला गया भद्रमुख वंश कहा जाता था। कहाँ बोला जाता था भाई? उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दूसरे महान राजवंश का प्रवर्तक था, जिसे क्या बोला जाता था? भद्रमुख वंश। अब देखो, भद्रमुख वंश के बाद फिर कौन आगे भाई? जो चष्टान थे इनके बाद कौन आगे थे? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम कौन थे भाई? जो नहपान थे उनके पुत्र थे और चेष्टान के पुत्र थे। नहपान के पौत्र यानी कि पोते थे और चेष्टान के पुत्र थे। इन्हें सभी शक शासकों में सबसे महान और सबसे शानदार शासक माना गया है। इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को एक महान संस्कृति और शैक्षिक केंद्र बनाया। राजा बनने के बाद मक्षत्रप की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की भाई? मक्षत्रप। मक्षत्रप की उपाधि किन्होंने ग्रहण की भाई? रुद्रदामन ने की। किन्होंने की? रुद्रदामन ने की। रुद्रदामन प्रथम को संस्कृत कला और साहित्य के सुधारक के रूप में जाना जाता है। किनको जाना जाता है भाई? शक शासकों में संस्कृत कला और साहित्य को सुधारक के रूप में रुद्रदामन प्रथम को। वह संस्कृत में लिखी एक लंबा शिलालेख जारी करने वाला पहला शासक भी बना था। किसमें? संस्कृत भाषा में लिखित एक लंबा शिलालेख जारी करने वाला पहला शासक कौन था भाई? रुद्रदमन प्रथम था। कौन था भाई? रुद्रदमन प्रथम था। किस चीज में? संस्कृत में लिखी एक लंबा शिलालेख जारी करने वाला पहला शासक भी कौन था? रुद्रदमन प्रथम था, जो इस अवधि के दौरान आमतौर पर प्राकृत में
लिखा जाता था। उस टाइम प्राकृत भाषा चल पड़ी थी, लेकिन इन्होंने किस में लिखवाया? संस्कृत में लिखवाया। उनके राज्य में कोंकण, नर्मदा नदी, काठियावाड़, गुजरात के अन्य हिस्से और मालवा शामिल थे। यानी कि रुद्रदमन प्रथम के अंडर कौन कौन सा एरिया आता था आपकी? कोंकण, नर्मदा घाटी, काठियावाड़, गुजरात ये और मालवा एरिया। ठीक है भाई, यानी कि ये लगा लो गुजरात और एमपी एरिया आता था। उन्होंने एक हिंदू महिला से विवाह किया और हिंदू धर्म अपना लिया था। किन्होंने? रुद्रदमन ने। उन्होंने शुद्ध संस्कृत में पहला अपना लंबा शिलालेख जारी भी किया। राजा बनने के बाद उन्होंने महाक्षत्रप की उपाधि, या मक्षत्रप या महाक्षत्रप, मक्षत्रप एक ही है या मक्षत्रप भी एक है। ठीक है भाई, उपाधि ग्रहण की। रुद्रदमन के शासनकाल के दौरान ही यूनानी लेखक कौन थे भाई? यवनेश्वर भारत आए और उन्होंने यवन जातक का यूनानी में संस्कृत में अनुवाद किया। कौन आए थे रुद्रदमन के शासनकाल में यूनानी लेखक? यवनेश्वर। कौन आए थे? यवनेश्वर। और उन्होंने किस उसका किया है भाई संस्कृत भाषा में अनुवाद? यवन जातक का। ठीक है, यवन जातक किन पे थी? शक शासकों पे थी। उन्होंने संस्कृत साहित्य और संस्कृत कलाओं का समर्थन किया रुद्रदमन प्रथम ने। वह संस्कृत की लिखित एक लंबा शिलालेख जारी करने वाला पहला शासक भी था। और इस अवधि के दौरान आमतौर पर, ये तो हम कर चुके ना, ये तो हम कर चुके भाई। हाँ देखो, इनका सबसे प्रसिद्ध योगदान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित काठियावाड़ जिले में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत का कार्य है, यानी कि पुनरुद्धार करवाया था। और इस टाइम इनके जो गवर्नर थे वो कौन थे भाई? सुविशाख ना, कौन थे? सुविशाख। क्या थे इनके? ये गवर्नर थे। क्या थे ये इनके? अच्छे से लिख देती हूँ। सुविशाख की देखरेख में बनाया गया था भाई। ठीक है, काठियावाड़ जिले में जो सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार करवाया, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। फिर इसका जो पुनरुद्धार था वो राजा अशोक ने किया था। फिर किया था आपके रुद्रदमन प्रथम, और फिर आए थे आपके सिकंदगुप्त। ठीक है भाई, उन्होंने जूनागढ़ शिलालेख का निर्माण करवाया रुद्रदमन प्रथम ने, और इसी में हमें सुदर्शन झील का जिक्र मिला है। इस शिलालेख के अनुसार विशाल पश्चिमी क्षत्रप राजवंश का शासन किया, जिसमें काठियावाड़ा, नर्मदा नदी घाटी, कोंकण और मालवा के कुछ भाग जैसे पुणे और नासिक को छोड़कर और सभी गुजरात में शामिल थे, यानी कि रुद्रदमन के अंडर थे। उन्होंने एक हिंदू महिला से विवाह किया और हिंदू धर्म अपना लिया था, कर चुके। उन्होंने नाहपान शासन के तहत खोए गए अधिकांश क्षेत्रों पर विजय के माध्यम से सातवाहनों को पुनः प्राप्त कर लिया। यद्यपि उन्होंने सातवाहनों के साथ अनेक युद्ध लड़े, फिर भी उन्होंने सातवाहन वंश की राजा वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी से अपनी पुत्री का विवाह किया और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित बनाए रखा। यूनानी लेखक यवनेश्वर यही कहते हैं, यही रहते हैं, और उन्होंने भारतीय ज्योतिषी की पहली पुस्तकों में से यवन जातक, क्या थी भाई? भारतीय ज्योतिष की पहली पुस्तक कौन थी? यवन जातक में से एक यवन जातक, यानी कि यूनानियों की उक्तियों का यूनानी से संस्कृत में अनुवाद करके इनके शासनकाल का वर्णन किया। जो गंडार क्षेत्र है, यानी कि जो आपका गंधार है, ये गंडार नहीं भाई, गंधार। क्या है ये? गंधार। गंधार क्षेत्र जो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में शक साम्राज्य का पतन किस वजह से हुआ भाई? कुषाण साम्राज्य ने हरा दिया था इनको, जो अजीज द्वितीय थे उनको हरा दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर आए थे ना आपके, कौन से आए थे? नहपान, इन्होंने दोबारा स्टैंड लिया था। भारतीय महाद्वीप में शक वर्ष को एक बड़ा झटका कब मिला भाई? सातवाहन साम्राज्य से, जब गौतमी सातकर्णी की पुत्री से इनका विवाह हुआ ना, उसके बाद इनका पतन स्टार्ट हो गया था भाई। ठीक है, अतः गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को समाप्त कर दिया था। इसके बाद आपका कौन सा स्टार्ट हो जाएगा भाई? गुप्त साम्राज्य। पर हम बीच में कुषाण भी करेंगे, थोड़ा मोट करेंगे भाई, कुषाण भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा है। ठीक है, फिर क्या होता है भाई? गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का समाप्त कर दिया और उन्हें एक छोटे से क्षेत्रीय राज्य में बदल दिया, जिन्होंने पश्चिमी क्षत्रप क्षेत्र के अंतिम शक शासक रुद्रदमन तृतीय को पराजित किया था। सातवाहन सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णी के हाथों पराजय के बाद शक शासक का पतन शुरू हो गया था। उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के शक शासन अजीज द्वितीय के टाइम पे खत्म हो गए थे, यहाँ पे कुषाण आ गए थे भाई। ठीक है, फिर पश्चिमी भारत, उनका शासन चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में समाप्त हो गया था। किनका भाई?
शकों का। जब अंतिम पश्चिमी क्षत्रप शक शासक रुद्रदमन तृतीय थे, इनको गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने हरा दिया था। शक संवत की शुरुआत किन्होंने की थी? राजा चष्टाना के राज्यारोहण से जुड़ी हुई है, ठीक है, 78 ईस्वी में, ठीक है। शक संवत की स्टार्टिंग किससे जुड़ी हुई है भाई? इनके जो राजा चष्टाना थे, इनके राज्यारोहण से मानी जाती है। शक संवत की अवधि कितनी मानी जाती है भाई? 11 वर्ष से 52 वर्ष के बीच में। यह जानकारी, ये क्या आ गया भाई? यह जानकारी राजा चष्टान के शिलालेखों से प्राप्त होती है। क्या भाई? जानकारी है, ठीक है। यह जानकारी राजा चष्टाना के शिलालेखों से हमें मिलती है। फिर देखिए, जो सीथियन थे, भारतीय स्रोतों में इन्हें ही शक बोला गया, यानी कि सीरिया के थे ये लोग। कहाँ के थे? सीरिया के। ईरानी खाना बदोश पशुपालक जनजातियों का एक समूह था। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में ये मध्य एशियाई खाना बदोश जनजाति यानी कि चीनी क्षेत्र की जनजातियों ने वर्तमान कजाकिस्तान के क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसके निवासी कौन थे? स्थिनियन थे। इन्होंने भाई सिथिनियों को बैक्टीरिया और पार्थिया की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। ये क्या है भाई? ये इनकी उत्पत्ति बता दी है, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, लास्ट का रिकैप बता रहा है। पार्थियन राजा को हराने के बाद वे भारत की ओर चले और भारत के गोलन दर्रे से ये भारत में प्रवेश कर जाते हैं भाई, ठीक है। और इनको क्या बोला जाने लगा? इंडो सिथियन। शकों का भारतीय साम्राज्य हिंद यूनानियों से भी बड़ा था। ये था भाई आपका आज का शक शासक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट कुषाण शासक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।